नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ISP सच अकेडमी में। और GS के MCQs जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी में आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, पिछले वीडियो में स्टार्ट हुआ था, तो आज उसको हम लोग एंड करेंगे और वैदिक काल की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये विलुप्त हो गए हैं और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो खुदाई के दौरान ही जो प्रकट हुए थे, लेकिन यहाँ पे इसका जो है स्टेटमेंट जो है व्याख्या स्पष्टीकरण इसलिए नहीं कर रहा है कि वे खुदाई के दौरान ही प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि वो थे तो पहले से ही, लेकिन हम लोगों को इसकी सूचना खुदाई के दौरान प्रकट हुई थी और विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि उसका कई कारण उसके बताए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन बातें तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हड़प्पन स्थल जो सनौली आपका है कि उत्खननों से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा का जो स्थल सनौली है, पूछा गया है कि वहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो सनौली से आपको मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ऐसी चीज़ थी जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अलग करती है। तो देखते हैं कि इसके पास जो है विकसित शहरी सुविधाएं थी। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित जीवन जीता थे वहाँ के लोग, और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी सिंधु घाटी के पास में, बिल्कुल सही है। और इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात सही है सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में। और वैदिक काल में आप देखेंगे तो लोहे और यहाँ पे रक्षा शस्त्रों का ज्ञान भी मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी चीज़ें यहाँ पे सही दी हुई हैं जो कि भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी, क्यों। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि वो गैर आर्य मानी जाती है, क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता है, और जबकि आर्यन जो आप सभ्यता देखेंगे वो कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो क्या चीज़ है जो आर्यों से उनको पूर्व रखती है। तो वहाँ के मृदभांड जो हैं पाए गए हैं। तो मृदभांडों का जो अंतर है दोनों जगह के, तो वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखता है और आर्यंस को बाद में रखता है। अगला है कि विशाल स्नानागार जो है पाया गया है किस पुरा स्थल से पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से ये विशाल स्नानागार पाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का जो है उत्तर से दक्षिण सही क्रम। तो उत्तर से हम लोगों को लगाना है दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर में हमारा पड़ता है एस्टेक, फिर उससे नीचे पड़ता है माया, फिर मोइस्का, और सबसे साउथ में पड़ेगा आपका इंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, यानी कि मिट्टी का हल जो है बना हुआ प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा मिला है बनावली से। अगला कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल। तो भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपका पड़ता है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी के मुकुट के साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके मिले हैं कुणाल से। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल वरियल का प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है आपको लोथल से, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से देखिए आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन भी क्वेश्चंस का हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ के रखा ही हुआ है सब हिस्ट्री का। क्वेश्चंस के माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपके कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपका बाद में रिवीजन भी हो जाएगा। बाद में इसको जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए और उनको ही लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लिए, जिससे आपके जो है रिवीजन के नोट्स भी हल्के हल्के बन जाएंगे। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है मैचिंग का है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता और समर्थन विद्वान। यहाँ पे ये बात कही गई है कि अब जैसे कि आर्य हैं, कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माता है आर्य। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस ने किया, कुछ सुमेरियन बताएंगे, कुछ द्रविड़ बलूची। तो किसने क्या क्या कहा है इसको देखते हैं। तो आर्य को किसने माना है सिंधु सभ्यता का निर्माता।
तो ये माना है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ये कहते हैं कि आर्य ही इसके निर्माता थे। और गार्डन चाइल्ड जो कहते हैं वो कहते हैं कि सुमेरिया के लोगों ने ही इसको जो है विकसित किया था। द्रविड़ों को कहते हैं, राखाल दास बनर्जी जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि द्रविड़ लोगों के द्वारा ये बनाई गई थी। और बलूची ग्रामीण संस्कृति के द्वारा निर्मित है, ये रोमिला थापर का जो है कहना है। और सोथी संस्कृति के द्वारा ये निर्मित थी, ये अमलानंद घोष का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये भी मैचिंग का है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण और समर्थन विद्वान। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण बाढ़ किसने बताया, तो बाढ़ बताया है जॉन मार्शल ने। जलवायु परिवर्तन के द्वारा इसका पतन अमलानंद घोष ने बताया। भूतात्विक परिवर्तन के कारण इसका पतन M.R. साहनी ने। और महामारी के कारण K.U.R. कनेडी ने। आर्यों के आक्रमण के द्वारा इसका पतन हुआ है, ये बात कहते हैं गार्डन चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्षियों में सर्वाधिक किस पक्षी की मृण्य मूर्तियाँ मिली हैं। तो जो मृण्य मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ या फिर टेराकोटा की आप बोल सकते हैं, तो उन पे आप देखेंगे कि कौन से पक्षी की जो है आकृति सबसे ज़्यादा मिली है, तो वो मिली है गौरैया की, ऑप्शन नंबर बी गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की मानी जाती है। तो जो पुजारी की मूर्ति मिली है तो वो किस प्रजाति की मानी जाती है, वो है मंगोलाइड प्रजाति की मानी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो ये किसने कहा है, ये पिंगट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। तो ये होता था आपका बनावली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली हेतु सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी किस राज्य में स्थित है, तो मांडी आपका पड़ता है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता वाले क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग आएंगे वैदिक काल पे। चलिए वैदिक काल के हम लोग अब क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य जो शब्द है ये किस लिए प्रयोग होता था। तो ये देखिए आर्य जो शब्द था ये आपका जो है श्रेष्ठ वंश के लिए प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर डी। श्रेष्ठ वंश को ये है दर्शाता था या फिर इंगित करता था। दूसरा है कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति जो है, इसका अर्थ निकाला जाता है एक उत्तम व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सुमेलित करना है मैचिंग का। तो अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, तो अथर्ववेद में आप देखेंगे कि औषधियाँ, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जो है चर्चा की गई है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा एवं प्रार्थनाओं की बात की गई है। यजुर्वेद में आप बलिदान विधि एवं कर्मकांड को देखते हैं। और सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद की जो है मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया है, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो परवर्ती काल में जो है किसके लिए निष्क का प्रयोग हुआ है, तो ये सिक्के के लिए हुआ था। सिक्के को बोला जाता था निष्क। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था, तो ये देखिए गले का आभूषण होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक में पणि किस वर्ग के नागरिक थे। तो जो देखिए वहाँ पे जो व्यापारी लोग होते थे इनको बोला जाता था पणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते, निशाका किस चीज़ को बोला जाता था, तो जो स्वर्ण आभूषण होता था उसको निशाका बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है,
तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद, यह जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, एक अवेस्ता और दूसरा ऋग्वेद, इसमें समानता है तो किस चीज़ को अवेस्ता किस चीज़ तो जो है अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका रीज़न जो लोकेशन है वो कहाँ की है, तो ये आपको ईरान का पड़ता है। जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। अगला है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो टोटल 1028 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। अगला है कि वैदिक कर्म कांड में होत्र शब्द का संबंध है, तो होत्र शब्द का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था, तो यव बोला जाता था जौ को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से जो है भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वो कौन सा अभिलेख है, वो है बोगज कोई अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो जो उनका मुख्य साधन था वो था कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर जो है उनका मुख्य साधन था जीविकोपार्जन का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा विद्वान है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कि जिसने कि आर्यों के आदि देश यानी कि उनके मूल स्थान के बारे में जो है लिखा है, तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता था वो समझा जाता था कुरु एवं पांचाल को। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति गाय को माना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। गाय के लिए ही वहाँ पे युद्ध भी लड़े जाते थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में अगन्या जो शब्द है, अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, तो अगन्या का प्रयोग होता था गाय के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा गाय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। त्रयी जो नाम है, त्रयी नाम है किसका, तो किस चीज़ को हम लोग त्रयी बोलते हैं, तो 3 वेदों को जो है त्रयी बोला जाता है। इसमें आप सामवेद को छोड़ दें तो बाकी को मिला के इसको त्रयी बोला जाता था। अगला है कि ऋग्वैदिक धर्म जो था, ऋग्वैदिक धर्म था तो ये किस तरीके का धर्म था, यहाँ से पूछा गया, तो ये बहुदेववादी था। कई देवताओं की यहाँ पे पूजा होती थी, इसलिए इसको बहुदेववादी बोला जाता है। अगला है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त या फिर कह सकते हो कि मंत्र जो हैं वो समर्पित हैं, वो किस देवता को समर्पित हैं, तो ये सब सर्वाधिक समर्पित हैं इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बालखिल्य सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है, तो जो बालखिल्य सूक्त है इसका संबंध आपको मिलता है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, ये आपकी की थी विश्वामित्र जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो थे इंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था, तो ये इंद्र को बोला जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो है युद्ध के देवता इंद्र बोले जाते थे। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो जो 9वां मंडल है वो आपका सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता से संबंधित है। अगला है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है, हम लोग ऊपर भी इसको देख चुके हैं। अगला है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है, तो ऋग्वैदिक के पंचजनों में जो नहीं आती है वो जो है किकट जो दी हुई है ये आपकी उसमें नहीं आती है पंचजनों में। अगला है कि ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो ऋग्वैदिक जो काल था उसमें जनता जो है अगर उनका धार्मिक जो है देखें विचार तो वो बलि एवं कर्मकांड से संबंधित थे। मूर्ति पूजा नहीं थी उस समय, एकेश्वरवाद भी नहीं था, बहुदेववाद था।
देवी पूजा तो उसमें बहुदेव बात था, सिर्फ देवी पूजा नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड सही हो जाएगा। अगला है कि गोत्र जो शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग आप देखेंगे तो ऋग्वेद में मिलता है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका परुष्णी, यानी परुष्णी, और परुष्णी को ही बोला जाता है रावी। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में जो है माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। तो ये संबोधन हुआ है सरस्वती नदी के लिए। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन हुआ है तो वो हुआ है सिंधु नदी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो अफगानिस्तान की कौन सी नदियां हैं, या अफगानिस्तान में आपकी पड़ती हैं कुबा एवं क्रमू नदियां आपकी अफगानिस्तान में पड़ती हैं। बाकी आपकी अश्कनी, ये आपकी अश्कनी, इसको चेनाब को बोला जाता था, तो ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित। परुष्णी, रावी ये भी भारत पाकिस्तान में, और बिपाशा और शतुद्री ये भी, सतलज वगैरह ये भी आपकी पाकिस्तान और भारत से संबंधित है। अफगानिस्तान में आपकी कुबा और क्रमू मिलती हैं। और अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम इनके हम लोग मैचिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कुबा बोला जाता था इसको अभी बोला जाता है काबुल। और परुष्णी नदी जो उस समय की थी इसका वर्तमान में नाम है रावी। सदा नीरा जो है अब गंडक नाम से जानी जाती है। सुतुद्री अब सतलज के नाम से, और अश्किनी अब जो है चिनाब के नाम से जानी जाती है। तो हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो चैप्टर के बचे हुए हैं आपके वैदिक काल के, वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।